एक्चुअली लास्ट टाइम हमने कवर किया था हमारे दूसरे वाले पार्ट्स कवर किए, जैसे कि हमने टू स्टेट रिसेप्टर वाला मॉडल अपन ने कवर किया था। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द नेचर ऑफ रिसेप्टर। सो मैंने पहले वाला पार्ट तो देखा है ऑफकोर्स, ये जो पहले आपको पैराग्राफ में दिखा रहा हूँ, ये मेरा कर्सर यहाँ पर है और मेरा जो कर्सर यहाँ पर है, इस तरह वाला पैराग्राफ तो ऑफकोर्स नेचर रिसेप्टर्स का कुछ काम नहीं है इसमें। देन वी कैन डायरेक्टली स्किप ऑन टू दिस पार्ट। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि इफेक्टिव प्रोटीन्स आर कंसिडर्ड टू बी फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स, द फोल्डिंग ओरिएंटेशन एंड टोपोग्राफी ऑफ द सिस्टम बीइंग डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शंस बिटवीन द लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक डोमेन्स ऑफ द पेप्टाइड चेन्स विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. Non-polar portions of the amino acid chain tend to bury within the membrane, while polar groups tend to come out in the aqueous medium. In such a delicately balanced system, it is not difficult to visualize that a small molecule ligand binding to one site in the receptor molecule could be capable of tripping the balance. So यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। उन्होंने क्या बोला हुआ है कि इधर से रीड कीजिए। द सेल सरफेस रिसेप्टर्स, मतलब क्या कि जो ऐसे रिसेप्टर जो सेल के सरफेस पे रहते हैं, ओके, विद देयर कपलिंग। अभी हम लोग ऑफकोर्स देखने वाले जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो उसका मतलब क्या होता है हम लोग बाद में एकदम डिटेल में समझने वाले कि एग्जैक्टली जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का मतलब क्या होता है। पर मतलब दे आर एक्चुअली कपल्ड विद समथिंग, राइट। मतलब रिसेप्टर जो हमारे पास है वो कपल्ड है किसी के साथ, एंड दे आर नाउ प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। अब सेल सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगे तो सेल सरफेस किससे बना हुआ है? लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है, बराबर है। सो द इफेक्टर प्रोटीन्स, बराबर है, मतलब जो भी सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं हमारे पास और जो हमारी इफेक्टर प्रोटीन्स हैं, ये दोनों ही फ्लोट करते हैं इन द सी ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स, ठीक है। अगर आपने वो इफेक्टर प्रोटीन्स की बात नहीं भी की तो चलेगा, आप सिर्फ इतना बोल सकते हो क्यों कि रिसेप्टर जो हमारा रहता है, सेल सरफेस रिसेप्टर जो रहते हैं वो हमारे लिपिड बाइलेयर के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। The folding, orientation and topography of the system being determined by interaction between the lipophilic and hydrophilic domains of the peptide chains with solvent molecules, water on one side and lipids on the other. तो ऑफकोर्स जो जिस तरह से फोल्डिंग करके रखना है उन प्रोटीन्स का, जिस तरह से रिसेप्टर प्लेसमेंट होगी, रिसेप्टर जिस तरह से वहाँ पर रहेगा, ओरिएंटेशन जैसी होगी, रिसेप्टर की फोल्डिंग जैसी होगी, वो कौन डिटरमाइन करेगा? दैट विल डिटरमाइन बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द लिपोफिलिक साइड एंड द हाइड्रोफिलिक साइड। करेक्ट है, बिकॉज अपने को पता है कि जो लिपिड बाइलेयर में लिपिड बाइलेयर जो रहता है ऑफकोर्स भले ही बाहर लिपिड है बट अंदर की तरफ अगर हम देखने की कोशिश करें सो इट इज़ प्रॉपर, मतलब कोर के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करें तो इट इज़ समथिंग डिफरेंट, राइट। इट इज़ इट इज़ लिपोफिलिक, मतलब बाहर का जो पार्ट है दैट इज़ हाइड्रोफिलिक एंड अंदर वाला पार्ट जो रहता है वो लिपोफिलिक रहता है। हमारे लिपिड बाइलेयर की बात कर रहा हूँ तो करेक्ट है। तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी फिर वही डिसाइड करेगा कि आपको फोल्ड करके रखना है रिसेप्टर को, आपको कैसे ओरिएंटेशन रखना है रिसेप्टर का, क्या कैसे रखना है, बराबर है, ओके, बराबर है। नाउ बेसिकली यहाँ पर ये भी है और एक और चीज़ यहाँ पर उन्होंने मेंशन की है दैट इन रिसेप्टर्स की जो प्लेस है, इन रिसेप्टर्स की जो ओरिएंटेशन है, ये जो भी है ये एक और चीज़ गवर्न करेगी। कौन सी चीज़ गवर्न करेगी? दिस विल बी गवर्न बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक डोमेन्स ऑफ द पेप्टाइड चेन्स विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ओके। तो जो पेप्टाइड चेन्स है हमारे पास, किसके पेप्टाइड चेन्स? हमारा रिसेप्टर किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। तो रिसेप्टर के पेप्टाइड चेन्स होंगे ऑफ कोर्स, बराबर है। तो वो उस पेप्टाइड चेन्स की हम बात कर रहे हैं। नाउ दैट पेप्टाइड चेन्स के अंदर एक हाइड्रोफिलिक डोमेन होगा, एक लिपोफिलिक डोमेन होगा, बराबर है। सो दीज टू डोमेन्स विल रिएक्ट विद द सॉल्वेंट विच इज़ प्रेजेंट, ओके। जैसे कि हम बोल सकते हैं वाटर, बराबर है। तो विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, बराबर, इन्होंने लिखा है ना कि ब्रैकेट में लिखा है वाटर ऑन वन साइड एंड लिपिड्स ऑन दी अदर, करेक्ट है। तो वाटर ऑन वन साइड एंड लिपिड्स ऑन दी अदर, तो वही तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि इट इज़ नथिंग बट द मतलब द फोल्डिंग, द ओरिएंटेशन, द टोपोग्राफी ऑफ द सिस्टम एज इन द रिसेप्टर जो भी है, ठीक है, इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक डोमेन्स ऑफ द पेप्टाइड चेन्स विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दैट इज वाटर ऑन वन साइड एंड लिपिड्स ऑन दी अदर, ओके। Non-polar portion of the amino acid chain tend to bury within the membrane. Non-polar portion of the amino acid chain tend to bury within the membrane. Okay, while polar groups tend to come out in the aqueous medium. Correct है. Now in such a delicately balanced system, it is not difficult to visualize that a small molecular ligand binding to one site in the receptor molecule could be capable of tripping the balance. बराबर है, by altering distribution of the charges etc. and bringing about conformation changes at the distant sites. हाँ, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है?
अब तक हमने क्या बात किया था कि हमारे पास जो रिसेप्टर्स है वो प्रोटीन के बने हुए हैं, इतना हमने बात की थी। और वो कहाँ पर फ्लोट करते हैं, जब फ्लोटिंग बेसिकली जो भी सेल सर्विस रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पर फ्लोट करते हैं, हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के ऊपर फ्लोट करते हैं। लिपिड बायलेयर जो हमारा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। उनकी ओरिएंटेशन, उनकी फोल्डिंग, ये सब कौन डिसाइड करता है? बाय द interaction between the hydrophilic and the lipophilic domains of the peptide chains that form the receptors। वो ही उसी की ओरिएंटेशन या फिर उसकी फोल्डिंग डिसाइड करते हैं, करेक्ट है ना। और पेप्टाइड चेन्स कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? हमारे रिसेप्टर के प्रोटीन्स के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, बराबर है। तो वही होता है। देन उन्होंने बोला हुआ है कि जो अमीनो एसिड चेन रहेगा, जो रिसेप्टर जो है हमारा प्रोटीन का बना हुआ है, तो प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड चेन रहेंगे, बराबर। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन तो अमीनो एसिड चेन से ही बनता है, बराबर। तो जो अमीनो एसिड चेन रहेंगे बेसिकली उनका जो नॉन पोलर पोर्शन रहेगा वो हमेशा अंदर की तरफ रहेगा, ठीक है। सो दैट विल बी बरीड विद इन द मेम्ब्रेन मतलब कौन सा मेम्ब्रेन? द लिपिड मेम्ब्रेन दैट वी हैव, द लिपिड सेलुलर मेम्ब्रेन दैट वी हैव, करेक्ट है। बाय द पोलर ग्रुप्स टेंड टू कम आउट इन द एक्वियस मीडियम, करेक्ट है। एक्वियस मीडियम क्यों? बिकॉज सेल के बाहर इंट्रासेलुलर स्पेस है, सॉरी इंटरसेलुलर स्पेस है, करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। अब उस इंटरसेलुलर स्पेस में कुछ ना कुछ फ्लूइड तो भरा होगा, एक्वियस फ्लूइड भरा होगा, करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। तो उस एक्वियस फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं ना। इन सच ए डेलिकेटली बैलेंस सिस्टम, ये बहुत ही डेलिकेटली बैलेंस सिस्टम है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू विजुलाइज एट अ स्मॉल मॉलिक्यूल लिगेंड, मतलब ये बोलना गलत नहीं होगा कि कोई भी छोटा मॉलिक्यूल जो रिसेप्टर को बाइंड होता है, ठीक है ना, वो कुछ भी कर सकता है। वो क्या कर सकता है? हमारे रिसेप्टर की जो पेप्टाइड चेन्स है या फिर जो उसका एमिनो एसिड चेन का सीक्वेंस है वो पूरा चेंज करके उसका कंफर्मेशन चेंज कर सकता है। ऐसा पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? उन्होंने वही तो लिखा है कि इट इज़ नॉट difficult to visualize that a small molecular ligand binding to one site in the receptor molecule could be capable of tripping the balance by which pathway, by altering distribution of the charges etc। तो जो चार्जेस है ना, मतलब आपके पोलर नॉन पोलर वगैरह, ठीक है, तो वो उसको उल्टा सुल्टा कर सकता है, बराबर है ना। चार्ज अंदर पॉजिटिव कर सकता है, बाहर अंदर नेगेटिव कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मॉलिक्यूल कन्फर्मेशन चेंज कर सकता है, स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, करेक्ट है। एंड ब्रिंगिंग अबाउट कन्फर्मेशनल changes at the distant sites, बस बराबर। Now each of the four families of receptors described later have a well defined common structural motif, while the individual receptors differ in the details of amino acid sequencing, length of intra extracellular loops etc। So जितने भी हमने रिसेप्टर्स अभी पढ़ने हैं उनका जो एक मोटिव है, उनका जो एक स्ट्रक्चरल मोटिव है वो तो सेम का सेम रहने वाला है, समझ में आ रहा है। बट उनकी जो स्ट्रक्चर है बट डिफर इन दी स्ट्रक्चर्स, करेक्ट है। अभी हमको समझ में आएगा कि ये स्ट्रक्चरल मोटिव क्या है एग्जैक्टली, बाद में समझ में आएगा व्हेन वी विल सी ईच एंड एवरी रिसेप्टर इन डिटेल, ठीक है ना। तो आपको तभी समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली वो आपको मालूम पड़ना चाहिए, बराबर है। बट इट डिफर इन डिटेल्स ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग, लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर लूप्स एक्सेट्रा। अगेन majority of receptor molecules are made up of several non-identical subunits that is heteropolymeric, and agonist binding has been shown to bring about changes in their quaternary structure or relative alignment of the subunits. Example, on activation of the subunits of nicotinic receptor move apart, opening a centrally located cation channel. Radioligand binding studies have helped in characterizing and classifying receptors even when they have been dissociated from the effector system. Many drugs act upon physiological receptors which mediate responses to transmitters, hormones, autocoids, and other endogenous signal molecules. Examples are cholinergic, adrenergic, histaminergic, steroid, leukotriene, insulin, and other receptors. In addition, now some truly drug receptors have been described for which there are no known physiological ligands. Example, benzodiazepine receptor, sulfonylurea receptor, and cannabinoid receptor. अच्छा, तो समझते क्या बोला उन्होंने यहाँ पर, ठीक है। अब तक तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा था, ठीक है, हम लोग को समझ में आ रहा था कि जो मेजॉरिटी ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे मेड अप ऑफ नॉन आइडेंटिकल सब यूनिट्स, बराबर है। तो उनके जो मेजॉरिटी ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कैसे बनते हैं? सब यूनिट, जिसके जो सब यूनिट्स मतलब क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सो वो जो सब यूनिट्स दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो डिफरेंट है हर एक डिफरेंट रिसेप्टर मॉलिक्यूल के लिए, इसलिए उनको हेटेरोपॉलीमेरिक कहा गया है, करेक्ट है। हेटेरोपॉलीमेरिक कहा गया है उनको, बराबर है। मान में an agonist binding has been shown to bring about changes in the quaternary structure or relative alignment of the subunits, बराबर है। So agonist binding has been shown to bring about changes in the quaternary structure or relative alignment of the subunits, बराबर है। अभी quaternary structure relative alignment की ज़रूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि agonist जो है
that has the power to change the conformation, or it has the power to change the structure of the receptor molecule. That's it. ओके, रेडियो लिगेंड वगैरह कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, देन अभी इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेनी ड्रग्स एक्ट अपॉन फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर्स विच मीडिएट रिस्पॉन्सेज टू ट्रांसमिटर्स, हॉर्मोन्स, ऑटोकॉइड्स एंड अदर एंडोजेनस सिग्नल मॉलिक्यूल्स. हाँ, ये आप सेंटेंस लर्न कर सकते हो कि जितने भी ड्रग्स होते हैं बेसिकली वो फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर्स को बाइंड करके हाँ रिस्पॉन्सेज पहुँचाते हैं टिल हॉर्मोन्स, और रिस्पॉन्सेज पहुँचाते हैं किधर, टू हॉर्मोन्स, ऑटोकॉइड्स एंड ट्रांसमिटर्स, इधर तक वो रिस्पॉन्स पहुँचा देते हैं. करेक्ट है. तो कौन से एग्जांपल्स हैं, कोलिनर्जिक, एडिनर्जिक, हिस्टामिनर्जिक, स्टेरॉइड, लिकोट्राइन, इंसुलिन एंड अदर रिसेप्टर्स. Then we have in addition now some truly drug receptors have been described for which there are no physiological ligands. बराबर है. ऐसे भी रिसेप्टर्स हैं जहाँ पर कोई भी बंदा आके बाइंड ही नहीं कर रहा. बराबर है. तो नीचे उनकी एग्जांपल्स दिए हुए हैं. करेक्ट है. तो अभी मैं इतना ही बोलूँगा यहाँ पर नेचर रिसेप्टर्स में आपको क्या क्या लर्न करना है. सबसे बड़ी बात, रिसेप्टर्स आर रेगुलेटरी मैक्रोमोलिक्यूल्स मोस्टली प्रोटीन्स, दो न्यूक्लिक एसिड्स में ऑल्सो सर्व एज रिसेप्टर्स. ओके, ये आपको पढ़ना है. बराबर है. ये एक लाइन पढ़नी है. उसका मतलब यही है कि रिसेप्टर जो रहते हैं वो प्रोटीन से बन सकते हैं. बराबर है. या फिर एक और चीज़ है कि इन लोग न्यूक्लिक एसिड से बन सकते हैं. ये फर्स्ट पॉइंट होएगा आपका. सेकेंड पॉइंट आप क्या बोलोगे, दैट जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स. ठीक है, दे फ्लोटिंग इन द सी ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स. नाउ व्हाट आर सी ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स, मतलब जो हमारा सेल का जो बाइलेयर रहता है, जो हमारा सेल रहता है उसको एक बाहर का सरफेस, एक बाहर का आउटर सरफेस रहता है. वो सरफेस बनता है लिपिड का. उस लिपिड के पूरे सी के अंदर ये फ्लोट करते हैं. द फोल्डिंग ओरिएंटेशन एंड टोपोग्राफी ऑफ द सिस्टम. द फोल्डिंग ओरिएंटेशन टोपोग्राफी मतलब रिसेप्टर का जगह, रिसेप्टर की ओरिएंटेशन कहाँ पर प्लेस करना है उसको, वो कौन डिसाइड करता है. इट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक डोमेन्स ऑफ द पेप्टाइड चेन्स विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. बराबर है. ठीक है. तो जो हमारा रिसेप्टर्स रहते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं. करेक्ट है. नाउ वी हैव सर्टन प्रोटीन्स. नाउ दिस प्रोटीन्स बेसिकली ओके, मतलब इन प्रोटीन्स का पेप्टाइड चेन भी होता है. तो इन पेप्टाइड चेन्स के दो भाग होते हैं. ठीक है, एक जो रहता है लिपोफिलिक वाला पार्ट और एक रहता है हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट. बराबर है. सो इनकी जो इंटरेक्शन होती है सॉल्वेंट के साथ, जिस तरह से इंटरेक्शन होगी उसी तरह से रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन, उसी तरह से रिसेप्टर मॉलिक्यूल की फोल्डिंग, उसी तरह से रिसेप्टर मॉलिक्यूल की टोपोग्राफी डिसाइड होती है. टोपोग्राफी मतलब सेल के कौन से भाग में इसको प्लेस करना है, सेल के कौन से एरिया में इसको प्लेस करना है. करेक्ट है. Then non-polar portion of the amino acid chains tend to bury within the membrane while polar groups tend to come out in the aqueous medium. तो जो पहला वाला पॉइंट जो मैंने बताया लिपोफिलिक हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट, करेक्ट है, उसको ही उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बोला है कि जो भी आपका पेप्टाइड चेन है, पेप्टाइड चेन को उन्होंने बोला हुआ है अमीनो एसिड चेन. ठीक है, ये जो भी चेन है आपका, करेक्ट है, ये क्या बोलते हैं अपन इसको, इसका एक लिपोफिलिक पार्ट रहेगा, इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट रहेगा. तो जो भी आपका लिपोफिलिक पार्ट है, लिपोफिलिक पार्ट मतलब लिपिड सॉल्युबल पार्ट, ठीक है, वो रहेगा मेम्ब्रेन के अंदर. करेक्ट है. और जो भी आपका लिपिड हीटिंग पार्ट है दैट इज़ हाइड्रोफिलिक पार्ट. ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है लिपिड हीटिंग एंड वाटर लविंग, ठीक है, वो बाहर की तरफ रहेगा एक्वियस मीडियम की तरफ. आई ऑल्सो टोल्ड यू, आई ऑल्सो एक्सप्लेन कि एक्वियस मीडियम का मतलब क्या होता है इस केस में. करेक्ट है. देन इन सच अ डेलिकेटली बैलेंस सिस्टम, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इन सच अ डेलिकेटली बैलेंस सिस्टम एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एंड अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू द रिसेप्टर कैन basically bring about any change, can basically change the structure, conformation, anything. They can even change the charges which are present. Okay, then अभी अपने को मालूम होना चाहिए कि जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं इनका जो अमीनो एसिड सीक्वेंस रहता है, इनका जो स्ट्रक्चर रहता है, बराबर है, ये सब डिफरेंट रहता है. हर एक रिसेप्टर का स्ट्रक्चर सेम नहीं रहता. बराबर. ये बनते हैं डिफरेंट सब यूनिट से, इंडिविजुअल सब यूनिट से. ये आपका 5th पॉइंट था. बराबर. एंड आपको बाद में क्या बोलने का है कि मेनी ड्रग्स एक्ट अपॉन फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर्स, ये लास्ट वाला पैराग्राफ को बोलने का है. सिंपल. ओके. नाउ अब अपन आएंगे रिसेप्टर सब टाइप्स के ऊपर. ओके, रिसेप्टर सब टाइप्स पे क्या है, सबसे पहला सब टाइप आपका क्या बोला उन्होंने, द डेलिनिएशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स एंड सब टाइप्स ऑफ रिसेप्टर फॉर सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ नंबर ऑफ. ओके, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट एक्शंस ऑफ द सिग्नल कोड they were mimicked by. हाँ, ओके. ऑर्गन these were said to be mediated by types of अच्छा ठीक है. तो इसमें अपने को पढ़ना क्या एग्जैक्टली, डायरेक्टली आ जाओ रिसेप्टर सब टाइप्स के इधर. ओके,
हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि इधर से आपको पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड that actions of acetylcholine could be grouped into muscarinic and nicotinic depending upon whether they were mimicked by the then known alkaloid muscarine or nicotine. Or accordingly, they were said to be mediated by the two types of cholinergic receptors, which is muscarinic, okay, and nicotinic. Or concept strengthened by the finding that muscarinic actions were blocked by atropine while nicotinic actions were blocked by curare. ओके देन दूसरा जो साइंटिस्ट आया उसने क्या किया, डिवाइड एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स इनटू अल्फा एंड बीटा ऑन द बेसिस ऑफ टू डिस्टिंक्ट रैंक ऑर्डर ऑफ पोटेंसीज ऑफ एड्रेनर्जिक एगनिस्ट. These receptors have now been further subdivided into M1, M2, M5, and NM, NN, and alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, beta 3. ओके आपको अगर याद रहेगा तो हमने मेडिसिन केमिस्ट्री में दोनों रिसेप्टर्स पढ़े हुए हैं ऑलरेडी. तो जो हमने मेडिसिन केमिस्ट्री में पढ़ा है वो सब इसमें थोपने का है, ठीक है. तो जो आपको अगर समझो आया स्टार्टिंग में, आपको एंड में बोलूँगा कि इस चीज़ में क्या लिखना है एग्जैक्टली, ओके. तो अभी के लिए खाली इतना रिमेंबर करो कि हमने जो टॉपिक चालू किया है उसमें हम लोग को मेडिसिन केमिस्ट्री जितना पढ़ा है अपने सब डालना. मेडिसिन केमिस्ट्री हमने क्या डाला था कि हमारे पास दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक एडिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, एक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं. कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. विच रिसेप्टर्स आर दीज, मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक. बराबर है. मस्कैरिनिक जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, M1, M2, M3, M4, N5. सिंपल. जो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है वो किसका कौन सा टाइप का होता है, NM, NN. देखिए यहाँ पर कौन सा, NM एंड NN. बराबर है. अच्छा देन जो दूसरा हमारा था एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू अल्फा एंड बीटा. तो अल्फा एंड बीटा सब डिवाइडेड इनटू अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. दैट्स इट. और कुछ बोलना ही नहीं आपको. करेक्ट है. अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये जो भी क्राइटेरिया वगैरह है ये आपको सब नहीं पढ़ना है अभी के लिए. विल डायरेक्टली गो ऑन दी अदर पार्ट. ओके बाद में इन्होंने लिखा हुआ है कि एक्शन इफेक्ट सीक्वेंस. ओके सो दे हैव कवर्ड नाउ एक्शन इफेक्ट सीक्वेंस. ड्रग एक्शन एंड ड्रग इफेक्ट आर ऑफन लूजली यूज्ड इंटरचेंजेबली बट आर नॉट सिनोनिम्स. ओके तो अभी इन्होंने बोला है ड्रग एक्शन क्या होता है, ड्रग इफेक्ट क्या होता है. ओके एक सेकंड की ये जैसे ही खत्म हो जाएगा. देन यू हैव टू स्टडी ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म्स, राइट. या एंड ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म से अपने को ये सब रिसेप्टर्स आएंगे. तो ये आपको एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है कि अपने पूरे बॉडी में कौन से टाइप के रिसेप्टर्स हैं. खाली दो टाइप के रिसेप्टर्स हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, जो हमने को अभी इसके लिए पढ़ना है एग्जाम के लिए, ठीक है. तो कौन से दो साइज के रिसेप्टर्स अपने को पढ़ने हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स. हमने उसके सब टाइप आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ. फिर उसको उन्होंने यहाँ पर आगे वाले पार्ट्स में इलेबरेट किया है और अच्छे से समझा है. अभी अगले वाले पार्ट में उन्होंने क्या समझाया है, एक्शन सीक्वेंस, ठीक है. क्या समझा उन्होंने, एक्शन इफेक्ट सीक्वेंस उन्होंने समझाया. तो उसको समझते क्या है. What is drug action? It is the initial combination of drug with the receptor resulting in a conformational change in the latter in case of agonist or prevention of conformational change through exclusion of the agonist in case of antagonist. अभी क्या है ये ड्रग एक्शन. ड्रग एक्शन का मतलब क्या है, जो आपका ड्रग रहेगा, ठीक है ना, ड्रग का कॉम्बिनेशन विथ द रिसेप्टर रिजल्टिंग इन अ कन्फर्मेशनल चेंज, ओके, इन केस ऑफ एगनिस्ट, या फिर प्रिवेंट करना कन्फर्मेशन चेंज इन केस ऑफ एंटागोनिस्ट. मैंने गलत बोला क्या, नहीं मैंने सही बोला है. तो ड्रग एक्शन का मतलब ये होता है कि ड्रग जो आपका रहता है आपका रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और कन्फर्मेशन चेंज लाएगा, ठीक है. अब एगनिस्ट के केस में कन्फर्मेशन चेंज होगा और एंटागोनिस्ट के केस में कन्फर्मेशन चेंज तो रुक जाएगा ऑफ कोर्स. ये तो अपने को पहले से पता है. वोंट रिपीट दिस नाउ. देन व्हाट इज ड्रग इफेक्ट. इट इज़ द अल्टीमेट चेंज ऑन बायोलॉजिकल फंक्शन brought about as a consequence of drug action through a series of intermittent steps. Okay, transducer. What is drug effect? It is the ultimate change in biological function brought about as a consequence of drug action. तो ड्रग एक्शन की वजह से क्या हुआ उसको हम बोलते हैं ड्रग इफेक्ट. दैट्स इट. इसको अगर हम लेमैन्स के टर्म में समझने की कोशिश करें तो उसका मतलब ये होता है कि ड्रग इफेक्ट इज़ वॉट, जो ड्रग एक्शन की वजह से इफेक्ट आएगा उसको हम बोलते हैं ड्रग इफेक्ट. दैट्स इट, ठीक है. बट किसके ऊपर पड़ेगा, क्या इफेक्ट, किस इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंज क्या आया है बॉडी के अंदर उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है. सो व्हाट इज द बायोलॉजिकल चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द ड्रग एक्शन वाला पार्ट.
ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज ड्रग इफेक्ट। अब दैट इज़ ब्रॉट अबाउट इन थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। वो सब करने के लिए एक स्टेप्स होते हैं कुछ जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। Now, receptors observe two essential functions, which is recognition of the specific ligand molecule and transduction of the signal into a response. Accordingly, the receptor molecule has a ligand binding domain, okay, and an effector domain, which undergoes a functional conformation change. These domains have now actually been identified in some receptors. The perturbation in the receptor molecule is variously translated into the response. The sequential relationship between the drug action, transduction, and drug effect can be seen in the figure. ओके, तो उन्होंने इस फिगर में 4.1D एंड 4.6 में उन्होंने समझाया है, बट अभी अपने को वो दिखना नहीं है। बट इस स्लाइड से अपने को क्या मालूम पड़ा एग्जैक्टली कि रिसेप्टर के पास अगर आपने वो दो एसेंशियल फंक्शंस भी लिखे नहीं ना तो भाई चलेगा। आप इतना भी लिख सकते हो कि रिसेप्टर के पास दो भाग रहते हैं, एक लिगेंड बाइंडिंग डोमेन रहता है और एक इफेक्टर डोमेन रहता है। मिल कवर दिस इन नेक्स्ट लेक्चर।